चलिए आपको सुनाती हूँ एक ऐसी औरत की कहानी जिसकी ज़िंदगी बहुत ही रहस्यमयी थी। नाम था जिसका सुजाता। सुजाता बेहद साधारण, नैन नक्श, सांवला रंग, 5 फीट, बेहद दुबली पतली सी दिखने वाली लगभग 30 साल की महिला है। मैं उसे पिछले 4 सालों से जानती हूँ। जब हम लोग नए घर में शिफ्ट होने आए तो उसे मैंने अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाने के लिए रखा था। महीने में 2-3 दिन आती, जितना भी काम रहता निपटा जाती। हमारा फार्म था जहाँ से राशन वगैरह सब आता है। उसे धोना, साफ करके सुखाकर स्टोर करना, सारी जिम्मेदारी मैंने सुजाता को दे रखी थी। वह काफ़ी फुर्तीली व शांत स्वभाव की महिला है। वह ज़्यादातर चुप ही रहती, जितना पूछो बस उतना ही उत्तर देना धर्म समझती है। अब तो फिर भी कुछ खाने पीने को दे दो तो ले लेती है, पहले तो सरे से इनकार कर देती थी। अब तो वह काफ़ी हद तक मुझसे बातें करने लगी है। पहले तो मुझे उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। फिर एक दिन कुछ रहस्य खुला जब मैंने उसे मेरे घर में फंक्शन होने की वजह से उसकी तैयारी करने के लिए सैटरडे संडे बुलाया। उसने आने से इनकार कर दिया। बोली, भाभी किसी और दिन बुला लो, शनिवार रविवार को तो नहीं आ पाऊँगी। मैंने कारण जानना चाहा तो पहले तो आनाकानी करने लगी, फिर ज़्यादा प्रेशर डालने पर उसने बताया कि इस दिन मैं पूजा करती हूँ और सारा दिन एक कमरे में बंद रहती हूँ। लाख पूछने पर भी कारण उसने नहीं बताया। फिर जैसे तैसे मैंने अपने काम के लिए किसी और को हायर किया और वो टाइम वहीं बीत गया। एक दिन की बात है, मेरी फार्म से अरहर की दाल आई थी जिसे सुजाता साफ कर रही थी। मैं भी वहीं बैठे अपने मोबाइल में बिजी थी। अचानक मेरी नज़र जब सुजाता पर पड़ी तो देखा वो रो रही थी। मैं डर गई, सोचा अचानक इसको क्या हो गया। मैं उठकर उसके पास गई और पूछा, सुजाता क्यों रो रही हो? तो हमेशा की तरह बात को टालने लगी। पर जब मैंने लगभग डांटते हुए से पूछा, बताओ क्या हुआ, तो वह फपक कर रो पड़ी। और जब अंदर का सैलाब बाहर निकल कर थम गया तब उसने बताया, भाभी आपके यहाँ आती हूँ तो मुझे मेरी ससुराल की बहुत याद आने लगती है। मेरी ससुराल में भी ऐसे ही दालें वगैरह हाथों से बनकर आया करती थी। अभी तो सब कुछ मोल लेना पड़ता है। मैंने उसको आत्मीयता का एहसास कराते हुए बोला, तो इसमें रोने की क्या बात है? क्या अब नहीं होता ये सब? सुजाता ने गहरी सांस भरते हुए बताया, नहीं भाभी, अब तो ये सब कुछ बहुत पीछे छूट गया। मैंने बोला, मतलब? तो उसने बताया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। उसने बताया, भाभी मेरी ससुराल तो कब की छूट गई है। 10 साल हो गए, मैं कभी फिर वापस नहीं गई। मैंने आश्चर्य से पूछा, और तुम्हारा पति? फिर उसने जवाब में मुझे वो बताया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने बताया, मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर थे, उनका एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। मैंने पूछा, अरे तो तुम ये सिंदूर, बिछिया, बिंदी और करवा चौथ व्रत सभी कुछ तो करती हो, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? मैंने आश्चर्य से पूछा। तो सुजाता ने बोला, नहीं, ये सब समाज की वजह से करना पड़ता है कि कोई मुझे अकेली अबला नारी ना समझे। अपने को बचाकर रखने के लिए भी तो ये सारी तिकड़म करनी पड़ती है। खैर, उस दिन तो बस इतना ही पता चल पाया था। फिर कुछ 5-6 महीने बाद एक दिन मैंने सुजाता को बुलाने के लिए कॉल किया तो उसने बताया कि वह हॉस्पिटल में है। मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो बताने लगी, मेरी बिटिया की बहुत तबीयत खराब है, उसे एडमिट करा रखा है। इस बार फिर मैं हैरत में थी। ये महिला तो बड़ी रहस्यमयी है। अब इसकी एक बिटिया भी आ गई। हर बार उसकी ज़िंदगी का एक एक चैप्टर मेरे सामने खुल रहा था। 4 साल तक उसने पता ही नहीं लगने दिया कि उसकी एक बेटी भी है। बस समय ऐसे ही निकला जा रहा था। मैं तैयार बैठी थी कि किसी भी दिन सुजाता की लाइफ का सीक्रेट धीरे धीरे खुलता जाएगा। हमारे यहाँ मैंने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन अरेंज किया था जिसकी तैयारी में हेल्प लेने के लिए मैंने सुजाता से पहले ही बोल दिया था, देख सुजाता, इस बार तो मुझे धोखा मत देना। पार्टी संडे को है और इस बार कोई मिल भी नहीं रहा है, तो तू संडे को ज़रूर आ जाना और पूजा जो है वो मंडे को कर लेना। उसने बोला, नहीं भाभी जी, ऐसा मत करो, मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने पूछा, अरे यार, इतने सालों से तो करती आ रही पूजा, कौन से भगवान की पूजा करती है, बताया भी नहीं है। यही हमारे यहाँ कर लेना पूजा, मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए तो कह रही हूँ। वो बिना कुछ कहे जाने लगी। फिर मैंने रोका। मैंने बोला, देख सुजाता, अगर तुझे नहीं आना तो अब क्लियर कर दे, मैं किसी और को रख लूँगी, मुझे तो पैसे देने हैं, कोई भी आ जाएगा। तो वह थोड़ी सकपकाई, फिर रोने लगी। मैंने कहा, अब ये रोना धोना बंद कर यार, मेरी भी तो मजबूरी समझना। फिर वो ज़मीन पे धप्प से बैठ गई। फिर उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बात बताई जिसे सुनकर मेरी रूह भी कांप गई।
उसने बताया कि 10 साल पहले मेरे पति ड्राइविंग करके घर आते थे तो पूरा घर खुशियों से भर जाता था। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे 2 छोटे छोटे देवर थे। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, गल्ला पानी सब भरा रहता था। ससुर जी मना करते थे, ड्राइविंग छोड़कर घर पर ही रहकर खेती बाड़ी संभालो, पर मेरे पति को खेती किसानी रास ही नहीं आती थी। एक बार हमेशा की तरह मेरे पति यहाँ 1 महीने रहकर फिर वापस जाने लगे। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। हमारी शादी को 6 महीने ही बीते थे। मेरा मन था कि वो जाए नहीं। मैंने उनसे बताया तो वो हंसने लगे और कहने लगे, अरे अगले महीने ही तो आ जाऊँगा। और वो चले गए। 10 दिन बीते की खबर आई वो नहीं रहे और उनका सामान वहाँ से वापस आ गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं जैसे तैसे दिन काटने लगी। 4 महीने बीत गए। एक दिन रात को जब मैं सो रही थी, मुझे लगा किसी ने मुझे झंझोड़ा है। मैं चौंक कर उठ गई। हल्की रोशनी थी, देखा तो ये थे। मैं चिल्लाने ही जा रही थी कि इन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख को अंदर ही घुट जाने दिया। मैं रोए जा रही थी और ये मुझे देखे जा रहे थे। फिर जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई तो इन्होंने बताया कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तुम ये 75,000 रुपये अपने पास रख लो, मैं सुबह होने से पहले वापस चला जाऊँगा। किसी को भी इस बात का पता मत लगने देना कि मैं आया था और मैं जिंदा हूँ। तुम विधवा की तरह ही रहना। मैं रोते हुए बोली, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो बोले, हो सकता है अगर तुम मुझे जिंदा रखना चाहती हो तो। सब कुछ ठीक होने पर तुमको वापस लेने में आऊँगा। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। मैं मान गई और वो सुबह होने से पहले वापस चले गए। पैसे मुझे खर्च के लिए दे गए थे। ये तो वापस चले गए, पर मेरे अंदर जो तूफान था उसको रोके रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वैसे भी मुझे मुंह छुपा कर रहना पड़ा था। डर था कि कहीं किसी को जरा भी भान लगा तो इनकी जान को खतरा हो जाएगा। बस किसी तरह दिन बीत रहे थे कि 3 महीने बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तो काटो तो खून नहीं। कैसे बताऊंगी सबसे कि ये आए थे? आखिर जिसका डर था वही हुआ। एक दिन सारे गांव को पता चल गया। पंचायत बैठी और मुझे उल्टा ठहराकर गांव छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। मैंने गांव छोड़ दिया, पर अब सवाल था कि मैं जाती कहाँ। माँ बाप भी समाज के डर से रखने को तैयार नहीं थे। उन्होंने घर के और बच्चों के भविष्य खतरे में ना पड़ जाने की दुहाई देकर हाथ जोड़ लिए। मैं बेसहारा सी इधर उधर भटकती रही थी। तभी एक औरत ने मुझे सहारा दिया। वह शहर में रहती थी, वो भी अकेली। घरों में झाड़ू पोछा करके अपना जीवन यापन करती थी। बस उसी के साथ मैं भी शहर आ गई और तभी से यहीं की हो गई। फिर सुजाता ने अपने शनिवार और रविवार की पूजा का भी रहस्य खोल दिया। बोली, भाभी मैं शनि रवि को इन्हीं की पूजा करती हूँ और सारा दिन वो जो धर्मेंद्र है ना, उसकी पिक्चर देखती हूँ। मैंने बोला, मतलब? धर्मेंद्र की पिक्चर देखने के लिए तुम काम छोड़ देती हो सुजाता? उसने बोला, भाभी मेरा पति बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा लगता है। मैं पूजा करके फिर उनकी पिक्चर देख लेती हूँ तो मन को बड़ा सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं उनसे मिल रही हूँ और जीना आसान हो जाता है। और एक दिन वो ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। हम ज़रूर मिलेंगे भाभी। ये सब सुनकर मेरे भी आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे याद आया तकरीबन 2 साल पहले काम करते हुए सुजाता ने जो फ़ोटो वाली लॉकेट की चेन पहनी थी वो गिर गई थी और वो लॉकेट खुल गई और मैंने देखा था उसमें धर्मेंद्र की फ़ोटो थी। मुझे उस समय इस पर हंसी आई थी। मैंने सोचा, कोई इतना भी बड़ा फ़ैन कैसे हो सकता है? पर जब आज उसका रीज़न पता चला तो उस पर मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था। हिंदुस्तानी औरत की साक्षात मूर्ति थी सुजाता। तो कहानी को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय मेरी कहानी को दिया। तो मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।